आपके पास ये दो पोर्शन में है। पहला है रिफ्लेक्शन एंड अदर इज रिफ्लेक्शन। पहले हम बात करते हैं लाइट की। फटाफट लिख लो लाइट को। क्या होता है लाइट? नोट कर लीजिए लाइट हेडिंग डालकर। लाइट इज अ, ऐसे लिखो, लाइट इज अ टाइप ऑफ मीडियम विच हेल्प्स अस to see the objects. In other words, इसी में लिख लो बढ़ाकर, in other words, light is the energy which enables our eyes to see the objects. To see the objects. अब इस चीज को और जो हमने लिखा है इसको हम कैसे समझ लेते हैं। जैसे मान लो अभी हम सारे गेट वेट बंद कर लें, सारी खिड़कियां बंद कर दें, लाइट ऑफ कर दें, तो क्या आप मुझे देख पाओगे? इवन आप अपने हाथ को भी नहीं देख पाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑब्जेक्ट्स तभी देख पाते हैं जब लाइट होती है। लाइट नहीं होती है तो नहीं देख पाते हैं। तो जैसे मान लो आप अपने स्कूल से यहाँ घर तक आते हो या स्कूल घर से ट्यूशन तक आते हो, तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए। चाहे तो आप व्हीकल यूज़ करो, चाहे तो आप मतलब पैदल भी आ सकते हो, पैर से चलकर भी आ सकते हो। तो वो सब क्या हो गए? मीडियम हो गए आपके वहाँ से यहाँ तक आने का। जैसे आप उसके बिना एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, उसी तरह से लाइट के बिना आप ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं सकते। अच्छा, इसमें ये क्यों लिखा था कि हेल्प्स अस? ये क्यों नहीं लिखा कि लाइट से ही देखते हैं? क्या हम लाइट से देखते हैं? हम देखते हैं आंखों से। तो इसलिए उसने ये बोला कि हेल्प्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट। तो वो हमें हेल्प करती है। हेल्प करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो आपके पास कार है, अब कार कब तक नहीं चलेगी? पेट्रोल नहीं होगा, फ्यूल नहीं होगा। तो जस्ट लाइक हम देखते किससे हैं? आंखों से। लेकिन वो आंखें तब तक काम नहीं करती जब तक हमें क्या ना मिल जाए? लाइट ना मिल जाए। उसी तरह से जैसे कोई कार है तो कार से हम आते जाते हैं, लेकिन उसमें फ्यूल होना चाहिए, राइट? तो ये आपकी लाइट की डेफिनेशन इस तरह से दो तरह से आपने लिखी। पूरी लिख देना, पहली बात तो ज़्यादा पूछी नहीं जाती। अब बात करते हैं इसका पहला पोर्शन है रिफ्लेक्शन। तो ये जो लाइट है बेसिकली अगर हम इसे देखना चाहें तो ये चलती है हमेशा बीम के फॉर्म्स में। बीम्स मीन्स बहुत सी रेस के फॉर्म में चलती है। लेकिन अब हम इसकी जहाँ भी स्टडी करेंगे हम कभी भी बीम नहीं लेंगे, हम एक पर्टिकुलर रे लेकर चलेंगे, राइट? तो रिफ्लेक्शन क्या कहता है? रिफ्लेक्शन कहता है कि जब कभी भी, जैसे मान लो एक बॉल को हम दीवार में मार दें तो क्या होगा? वापस आ जाएगी। तो कोई भी चीज़ वापस आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्ट हो गई, राइट? तो क्या लाइट को भी कहीं पर अगर मार दें, फेंक कर दीवार पे या कहीं पर भी, क्या वो भी वापस आती है? तो यस, वो भी वापस आती है, लेकिन उसमें कुछ शर्तें हैं रिफ्लेक्शन में। क्या शर्त है? लिख लो, हेडिंग डाल लो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें लिख लो, व्हेन लाइट इंसिडेंट्स। अब ये फिजिकल वर्ड हो गया साइंस का। लाइट इंसिडेंट होगी हमेशा। व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस, ये कंडीशन है। कहां पर इंसिडेंट होनी चाहिए? स्मूथ सरफेस। ब्रैकेट में आप मिरर लिख सकते हो, क्योंकि जो मिरर का सरफेस है हम उसी सरफेस को स्मूथ सपोज करेंगे। ठीक है? इट रिटर्न्स बैक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। This phenomenon of light
is known as reflection of light. अब इससे रिलेटेड कुछ वोकैबुलरी है। किससे रिलेटेड? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक स्मूथ सरफेस चाहिए, और डेफिनेटली वो सरफेस कौन हम लेंगे? मिरर लेंगे। तो सपोज हमारे पास एक ये मिरर है, ये हम लोग डैश डैश क्यों करते हैं? ये डैश करने का मतलब इधर पॉलिश है और रिफ्लेक्शन सरफेस इस तरफ है। तो ये सपोज हमारे पास कोई भी मिरर है, प्लेन मिरर शो कर रखा मैंने, एम डैश लिखते हैं। अब इस पर हम इमेजिन करते हैं कि एक लाइट रे आ रही है, ठीक है? तो एक लाइट रे इमेजिन करी जा सकती है। ये लाइट रे जब यहाँ पर आएगी तो वोकैबुलरी में इसको क्या नाम दिया हमने? इंसिडेंट रे। सपोज ये आपके यहाँ पर ओ पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, ठीक है? तो ये जो मिरर का पूरे जो पॉइंट से कहीं भी किसी जगह आ सकती है, तो जिस पॉइंट पर आकर इंसिडेंट होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, जिस पॉइंट पर लाइट रे इंसिडेंट होती है, अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस मिरर के ऊपर कोई एक नॉर्मल ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो उस परपेंडिकुलर को क्या नाम देते हैं? नॉर्मल। और रिफ्लेक्शन है तो वापस भी जाएगी, रिटर्न बैक होती है, ऐसे रिटर्न बैक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पर एक एंगल मिलता है बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट, क्या कहलाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एक बनता है आपका बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। ये क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको आर। तो ये वोकैबुलरी हो गई। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नोट कर लो इसे फटाफट। नेक्स्ट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने स्टडी किया और हमें ये बताया कि रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं, राइट? आप सभी को पता होगा। नंबर 1 क्या होता है? वो नॉर्मली नंबर 2 पे लिखते हैं, वैसे तो ऑर्डर 1 2 को 2 1 भी कर सकते हैं, नहीं तो पहले हम लोग क्या लिखते हैं? मुझे लगता है लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है? इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या होता है?
Angle of incidence is equals to angle of reflection. एंगल ऑफ Reflection. Incidence is equals to इंसिडेंस इक्वल टू angle of reflection. एंगल ऑफ Reflection. रिफ्लेक्शन। इसीलिए जब इसकी डेफिनेशन गिवन थी तो आपको लिखा था रिटर्न फ्रॉम इन डेफिनिट डायरेक्शन। डेफिनिट का मतलब है आपको पता है कि अगर यहाँ पर 45 डिग्री से आया है तो रिटर्न वर्क भी कितने से होगा, 45 से होगा। इसीलिए इसकी डेफिनेशन में बोला गया था इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। ठीक है। बोर्ड में मैक्सिमम लॉज पूछे जाते हैं जब भी आता है। इसके बाद हमें एक बात समझ में आ गई कि हमारे सिलेबस में रिफ्लेक्शन है, और अगर रिफ्लेक्शन है तो साइंस के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन कहाँ मान रहा है, मिरर पे मान रहा है। अब हमें मिरर पता होना चाहिए क्या होता है, राइट। तो हमारे पास टोटल कितने तरह के मिरर होते हैं, दो तो वो हैं जो हमें पढ़ते हैं। एक और होता है Plane mirror. मिरर में हमारे पास एक होता है प्लेन मिरर, और दूसरा होता है स्फेरिकल। ये दो मिरर होते हैं। लेकिन जो सेकेंड वाला है इसके दो पार्ट है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, राइट। प्लेन मिरर कैसे बनता है, Straight. प्लेन मिरर बनाने के लिए आपको क्या करना है, ग्लास की एक शीट लेनी है और उस शीट पे एक तरफ अगर आप पॉलिश कर दो, अब उसमें आप किधर भी पॉलिश करो, चाहे तो इधर पॉलिश करो तो इधर वाला रिफ्लेक्टेड सरफेस बनेगा, इधर पॉलिश करो तो इधर वाला, उसमें कोई फर्क नहीं होता, फर्क नहीं होता। इसलिए चाहे किधर भी करो उसमें डिफाइन नहीं है कि लेफ्ट पर है या राइट पर हो। प्लेन मिरर में जो इमेज होता है उस इमेज की खास बात क्या होती है, आप लोग पहले से पढ़ चुके हो 6, 7, 8 में। नंबर 1 वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है और Cannot be obtained. सेम साइज का होता है और सेम डिस्टेंस पे। मान लो मिरर में हम 5 मीटर के डिस्टेंस पे खड़े होंगे तो बिहाइंड मिरर वो 5 सेंटीमीटर उतने पर ही बनेगा, राइट। ये आपका 6, 7 में था, इसीलिए प्लेन मिरर की बात आपकी बुक में नहीं होगी बेटा, बात मत करो। प्लेन मिरर की बात नहीं होगी। अब किसकी बात होगी, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कैसे बनेगा, इसमें हम प्लेन सीट नहीं लेंगे, ग्लास की जो प्लेन सीट होती है वो ना होकर थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो आपके पास एक ग्लास की फुटबॉल है। फुटबॉल देखी ना आपने, तो फुटबॉल में छोटे छोटे से पैचेस होते हैं ना, उन सभी को ज्वाइन करके फुटबॉल बनता। इमेजिन करो एक ग्लास की पूरी ऐसी फुटबॉल है और उसमें से आपने एक पैच यहाँ से निकाल लिया, तो ये कैसा बनेगा, इस तरह का दिखाई देगा। जब आपको इस तरह का दिखाई देगा तो इसे अगर मैं बोर्ड पर बनाऊंगा तो 3D तो बना नहीं पाऊंगा, कैसा दिखाई देगा आपको, इसको आप ऐसे तो पूरा बना नहीं सकते इस तरह का, तो जब आप यहां शो करोगे तो ये ऐसे दिखाई देगा, राइट। अब यहां पर आपके पास दो चॉइस हैं, एक तो आप यहां पॉलिश कर सकते हो और एक आप यहां पॉलिश कर सकते हो। तो अगर मान लो उन्होंने इसको पॉलिश किया, ये मिरर बना, इस मिरर में ये रिफ्लेक्टेड सरफेस है और इधर पॉलिश है। फिर एक बार उन्होंने इसको पॉलिश किया ऐसे, दोनों में क्या डिफरेंस है, एक बार पॉलिश करी थी हमने किधर, जो एलिवेटेड वाला था, और एक बार जो अंदर की साइड है। तो ये भी एक मिरर बना, बोथ आर स्फेरिकल मिरर। फिर ये देखा गया क्या दोनों का बिहेवियर सेम होता है, तो पता लगा दोनों का बिहेवियर सेम नहीं है, तो इनको दोनों को अलग अलग नाम दे दिया गया। ये कौन सा बना, और ये कौन सा बना, राइट। अब इससे रिलेटेड भी कुछ वोकैबुलरी है। अब मान लीजिए आपने अगर एक स्फेरिकल मिरर लिया है
तो इसमें कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो ये जो सेंटर पॉइंट होगा, पोल। क्या बोलोगे उसे? पोल। पोल। दिस इज पोल ऑफ द मिरर। अच्छा, दूसरी चीज बड़ी इमेजिनरी है। मैंने क्या बोला था, ये एक स्फेरिकल बॉल थी। अगर स्फीयर था तो उसका कोई सेंटर था कि नहीं था? यस सर। जब भी स्फीयर होगा उसका कोई सेंटर। नाउ इमेजिन कि ये जो आपने ये कट किया है जिस किसी स्फीयर से, उसका जो सेंटर होगा वो पॉइंट इसके लिए यहाँ कहीं लाई करेगा नहीं, क्योंकि इस तरीके से किसी को कर रहा था कर्व करके, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ होगा कि नहीं होगा? तो वो पॉइंट जो जिस किसी स्फीयर से इसको कट किया गया है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इस मिरर का क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको C से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये पॉइंट कैसा है? इमेजिनरी पॉइंट है। आप इमेजिन कर लो कि हाँ भाई, जब वो उसमें था, आप ये पीस ले आए, तो उसके उतनी डिस्टेंस पर ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब आपके पास एक पॉइंट C है और एक पॉइंट P। इन दोनों पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो क्या एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं या एक से ज्यादा बना सकते हैं? एक ही बनेगी 2 पॉइंट से। तो अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करूं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, ठीक है, तो कर्व उस तरफ। तो ये जो हमारे पास पूरी स्ट्रेट लाइन आएगी, इसको किसको ज्वाइन करके? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड गोल। इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। राइट? इसके बाद अगर मान लो ये हमारे पास मिरर है, इस मिरर में बहुत सी लाइट रेज आ सकती हैं। तो सपोज एक लाइट रे ऐसे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये इस पर इंसिडेंट होती है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी? रिफ्लेक्ट होके ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के एक पर्टिकुलर पॉइंट से जाएगी। जिस पर्टिकुलर पॉइंट से जाएगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। ये चीज अगर उसमें देखें कॉन्वेक्स में, तो कैसे होगा? यहां से ऑलवेज लेफ्ट से हमारे पास रे जाएंगी, ठीक है। अब रिफ्लेक्ट होकर क्या होगी? वापस जाएगी। तो ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जाएगी। इसको अगर हम पीछे ज्वाइन करें तो दोनों में फर्क है। इसमें रियल है और इसमें हम कहते हैं कि जाएगी और इसमें हम कहते हैं आते हुए फील होगी, ठीक है। इट सीम टू कम फ्रॉम द पॉइंट। तो ये इसका फोकस होगा, जिसको हम फोकस या फोकस पॉइंट दोनों ही बातें बोल सकते हैं, दोनों का। इसके बाद ये जो हमारे पास C से लेकर P का डिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, R से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो F से लेकर P तक का डिस्टेंस है, इसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं और स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। नोट कर लिया? हाँ, नोट कर लो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, यही मेन होती है। वैसे डेफिनेशन सिर्फ फोकस की पूछी जाती है ज़्यादा, और कभी नॉर्मली नहीं पूछी जाती, लेकिन इनके ऊपर MCQ कई तरह से बना के दे सकते हैं।
नोट कर लिया? अब यहाँ पर हमने ये देखा है कि ये जो दोनों मिरर है ये एक जैसा बिहेव नहीं करते, अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो जो कॉन्केव मिरर है, उस कॉन्केव मिरर में जो इमेज है वो डिफरेंट पोजीशन पर डिफरेंट इमेजेस देता है, और जो कॉन्वेक्स है वो पर्टिकुलर एक ही देता है वैसे, ठीक है। वैसे आपके बुक में 2 ड्रॉ करके दिखाएगी, बट वो बेसिकली एक ही नेचर है उसका। तो कॉन्केव में ज़्यादा पोजीशन है, इसलिए कॉन्केव को हम पहले पढ़ते हैं। पोजीशन का मतलब क्या है? जैसे प्लेन मिरर में आप कहीं भी खड़े हो जाओ, प्लेन मिरर में आपका कोई इमेज चेंज नहीं होता। लेकिन कॉन्केव मिरर में अगर आप ऑब्जेक्ट की पोजीशन को अलग अलग करोगे तो उसका जो इमेज है वो भी अलग अलग दिखाई देगा। अब अलग अलग दिखाई देने का मतलब है हमें एक चीज मालूम होनी चाहिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि हमने कहां पर प्लेस किया है ऑब्जेक्ट। और अगर हमने कहीं पोजीशन ऑब्जेक्ट की रखी है तो उसकी इमेज की क्या होगी? पोजीशन ऑफ इमेज। फिर उसका साइज कैसा होगा और फिर उसका नेचर कैसा होगा, इतनी चीजें हैं। नंबर 1 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज कैसा होगा और उसका नेचर क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि पोजीशन का मतलब क्या है, हम कैसे पोजीशन डिसाइड करेंगे। तो पोजीशन को डिसाइड कैसे कर पाएंगे? मैंने आपको बताया था, ये सपोज आपका स्पाइनल कॉन्केव है, तो ये कॉन्केव है सपोज, ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस है सपोज, ये आपके पास F है सपोज, और ये आपके पास C है। ध्यान रखना जो C होता है, R होता है जो, दैट इज F/2। क्या मैंने गलत बना दिया? F = R/2, ठीक है। जो फोकल, जो आपका फोकस पॉइंट होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट हाफ होता है, यानी कि अगर आप इसको 10 पे बनाओगे तो इसे 5 पे बनाना। तो अब इसमें पोजीशन हम कैसे डिसाइड करेंगे? पोजीशन का मतलब होता है कि मान लो जैसे आप क्रिकेट खेलते हो तो कोई खड़ा होता है पॉइंट पे, कोई खड़ा होता है स्क्वायर लेग पे, डॉट अलग अलग। अब इसमें कैसी पोजीशंस आएंगी? हाँ, सबसे पहले हम ये सपोज करेंगे कि एक ऐसी पोजीशन जो हम बता नहीं सकते कहाँ है, लेकिन इसके सामने कहीं है। अगर हमारा मिरर है तो उस मिरर के सामने कहीं ना कहीं है, जिसको हम बता नहीं सकते कि पर्टिकुलर कहाँ है, तो वो हमारा कहलाता है इनफाइनाइट। तो पहली पोजीशन हो सकती है एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है हम ये नहीं बताएंगे कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, कहीं है, लेकिन इसके सामने कहीं ना कहीं है। तो जब किसी भी कॉन्केव मिरर में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम इनफाइनाइट पे प्लेस करते हैं तो इसका जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो जाता है फोकस पर। कहां पर आएगा? फोकस पर जाएगा, यहां पर। और जो उसका साइज है वो पॉइंट साइज होगा, या डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट से, मतलब आप एक पूरा हाथी रख दो और आपको बिल्कुल पॉइंट के जैसा नजर आएगा, राइट। और इसका जो नेचर होगा वो रियल एंड इनवर्टेड। सर यस, एनलार्ज्ड इमेज किसमें बनती है, कौन से केस में? आएगी, अभी वेट करो। सबसे पहले हमने इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट को प्लेस किया तो पोजीशन कहां बनेगी? फोकस पर। और उसका साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज या हाईली डिमिनिश्ड, कुछ भी लिख सकते हो आप। और नेचर कैसा होगा? रियल है। अब दूसरी पोजीशन क्या हो सकती है? Beyond C. अब देखो पहले क्या था, हम बता नहीं पा रहे थे कहाँ है। अब धीमे धीमे हम आगे बढ़ना चालू करेंगे।
पहले हम यहाँ पर इनफाइनाइट का तो पता नहीं कहीं भी है, अब इनफाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट से आगे है, लेकिन किसके पीछे है? सी के पीछे, यानी कि सी के पीछे और इनफाइनाइट की पोजीशन को हम दो तरह से बोल सकते हैं, या तो बोल सकते हैं बियॉन्ड सी, या बोल सकते हैं बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा आप लोग बात करते हो तो लगातार सर बात नहीं कर रहे। लगातार करते हो बेटा, तो आपको या तो लिखना होता है बियॉन्ड सी, या लिखना होता है बिटवीन इनफाइनाइट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो आपकी बुक में लिखो बियॉन्ड सी, यहां लिख देते हैं बियॉन्ड सी। अगर हमने बियॉन्ड सी लिखा, इसका मतलब अब हम इसे अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर पाएंगे, हम इसको दिखा पाएंगे कहीं पर प्लेस करके, अभी डायग्राम बनाएंगे तब देखेंगे। तो जब आप बियॉन्ड सी लिखोगे तो एक चीज देखना, पहले हम इनफाइनाइट पे थे तो हमारा कहां पर आया था? फोकस पर। अब हम आगे बढ़ गए, जब आगे बढ़ गए तो इमेज पीछे आ गई, तो अब इमेज कहां चला जाएगा? बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, और अभी जो इसका साइज होगा वो स्मॉलर रहेगा। पहले क्या हुआ था? बहुत ही छोटा हो गया था, बिल्कुल पॉइंट जैसा। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं साइज बड़ा होना चालू हो रहा है और इमेज की पोजीशन पीछे हटनी चालू हो रही है। हम आगे बढ़ रहे हैं, इमेज कहां जा रहा है? पीछे, और साइज बड़ा होना चालू हो रहा है। ठीक है, और बनेगा अभी भी रियल एंड इनवर्टेड। थर्ड पोजीशन हम कहां पर प्लेस कर सकते हैं? पहले ये इनफाइनाइट था पूरा, जो हम बता नहीं पा रहे थे कहां। फिर जब हमने बियॉन्ड सी बोला, यानी कि अब हम बता सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। अब एक ये पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट सी, यानी कि आप कहां पर प्लेस कर सकते हो? एट सी, यानी कि एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो आपने देखा था पहले एफ पे था, फिर बिटवीन आया, अब कहां जाएगा? सी पर गया, तो ये आ जाएगा एट सी। और जब एट सी आएगा तो ये एकदम इक्वल आ जाएगा, जितना साइज का आप रखोगे ऑब्जेक्ट उतने ही साइज पर इमेज आपको मिल जाएगा। अगेन रियल एंड इनवर्टेड बनेगा। ठीक है, पहले छोटा, थोड़ा बड़ा हुआ, बिल्कुल बराबर आ गया। अब हमारी पोजीशन कहां आ सकती है? इनके बीच में सी एंड बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। अब कहां जाना चाहिए? अब इसके भी पीछे जाना चाहिए, यानी कि बियॉन्ड सी जाना चाहिए, तो यहां पर आएगा बियॉन्ड सी। और पहले छोटा था, फिर बड़ा हुआ, फिर इक्वल हुआ, अब क्या होना चाहिए? लार्जर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अभी भी रियल एंड इनवर्टेड। अब कहां रख सकते हैं? एफ पे। अब हम यहां से चलते हुए यहां पर आ गए एफ पर, एट एफ। अब देखो हमने इनफाइनाइट पे रखा था तो इमेज कहां आया था? फोकस पे। फोकस पर आया था, फोकस पर लिखा हुआ है एट एफ, तो कहां जाना चाहिए? इनफाइनाइट पे रखा तो फोकस पे गया, तो फोकस पे रखा है तो कहां जाना चाहिए? इनफाइनाइट। और जब हमने इनफाइनाइट पे रखा था तो बहुत हाईली डिमिनिश्ड हो गया था, अब हमने फोकस पे प्लेस कर दिया है तो क्या होना चाहिए? एनलार्ज आप पूछ रहे थे, तो अब जो है एनलार्ज हो जाना चाहिए, बहुत बड़ा। और अभी भी रियल और इनवर्टेड। अब कहां जा सकते हैं? एफ के बाद बिटवीन एफ एंड पी। अब हम इसके बीच में कहीं रख सकते हैं, तो बिटवीन एफ एंड पी जब रखेंगे तो कहां आएगा? तो बियॉन्ड इसका मिला। अभी देखो आपने देखा इमेज यहां बनना स्टार्ट हुआ था, फिर पीछे हट के यहां कहीं आ गया, फिर पीछे हटकर यहां चला गया, फिर यहां चला गया, अब इनफाइनाइट। अब इनफाइनाइट के बाद कहां जाएगा? इनफाइनाइट के बाद फिर घूम के इधर आ जाएगा, इधर तो रास्ता खत्म हो गया, तो कहां जाएगा? यहां आ जाएगा, तो चला जाएगा बिहाइंड मिरर।
बाकी में सभी में इन फ्रंट मिरर था, इसमें चला गया बिहाइंड मिरर, और जब बिहाइंड मिरर जाता है तब भी लार्जर होता है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और अब ये पहली पोजीशन होती है जिसमें रियल और इन्वर्टेड ना होकर वर्चुअल तो 5 पोजीशंस ऐसी हैं जिसमें कैसा इमेज बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। केवल एक पोजीशन ऐसी है जिसमें कैसा बनता है, एंड। अगर आप इस तरह से एक बार इसको समझ के करोगे तो कभी भूलोगे नहीं, अगर भूलोगे भी तो कॉपी पर लिखकर आपको तुरंत पता लग जाएगा कि यहाँ कैसे कैसे इमेज चला था। आप जैसे जैसे इमेज आगे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा था, इमेज कहाँ जा रहा था, पीछे जा रहा था। सबसे पहले छोटा था, धीमे धीमे बड़ा होना चालू हो रहा था। ठीक, नोट कर लो इसे। लास्ट वाले को फिगर कैसे करोगे? लास्ट वाले की है बिटवीन एफ एंड पी, बिहाइंड मिरर, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल है इरेक्ट। री डायग्राम कैसे बनेगा? अब बनाओगे ना सबका। पहले हमने पोजीशन देख ली, अब इन सारी जो पोजीशंस हैं इनका रे डायग्राम सीखेंगे। रब कर दो। बुक में जो आपके रे डायग्राम बने हुए हैं उनको मत बनाना, मैं 2 रे से बनाऊंगा। आपकी बुक में 3 रे से बने हुए हैं, तो 3 रे से बनाने की जरूरत नहीं है। पहले हम यहाँ पर कुछ रूल्स देखेंगे, रूल्स टू ड्रॉ। रे डायग्राम, रूल्स क्या है रे डायग्राम्स को ड्रॉ करने। नंबर 1, जो पैरेलल रे आएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो ऑलवेज कहां से जाएगी, ये मान लो सपोज ये आपके पास मिरर है, ये सपोज प्रिंसिपल एक्सिस है, ये आपके पास एक इंसिडेंट होती है रे, ऑलवेज कहां से जाएगी, ये आपके पास एक लॉ है, इस लॉ को हमेशा यूज करना है। यानी कि आप हजारों लाखों रेज होंगी, हमें सिर्फ 2 लेनी है, क्योंकि बेसिकली इमेज कहां फॉर्म होता है, 2 रेज रिफ्लेक्ट होकर आए। भाई कोई भी रे अगर इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होगी कि नहीं होगी, तो ये अगर इंसिडेंट हो गई तो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर जा रही कि नहीं जा रही। ऐसी हमें कितनी रेस चाहिए, 2। अगर 2 रेस रिफ्लेक्ट होकर आपस में जहां कट करेंगी वहीं पर इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो हमें 2 रेस चाहिए, तो एक रे हमेशा ये लेंगे, पहला लॉ। इसी को कॉन्वेक्स में बनाएंगे तो बता चुका हूं कैसे बनाते हैं कॉन्वेक्स में। सेकेंड लॉ आप लेंगे इसी का अपोजिट। अभी क्या था, रे इंसिडेंट थी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसी का अपोजिट। सपोज रे इंसिडेंट होती है थ्रो फोकस। सपोज कोई ऐसी रे है जो कि कैसे इंसिडेंट होती है, थ्रो फोकस। हो सकती है कि नहीं हो सकती है, कोई भी लाइट रे थ्रो फोकस इस पर इंसिडेंट हुई है, तो जब ये थ्रो फोकस इंसिडेंट होगी तो रिफ्लेक्ट होते समय प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल, बिल्कुल अपोजिट। जब पैरेलल आई थी तो फोकस से जाएगी, और जब फोकस से होकर आई है तो पैरेलल। 2 लॉ ये याद रखना, और तीसरा ये, बस 3 ही लॉ याद रखना। सपोज कोई रे थ्रू सी इंसिडेंट होती है, हो सकती है ना। जब थ्रू सी इंसिडेंट होगी तो
उसी पाथ पे वापस चली जाएगी रिफ्लेक्ट होकर। ये 3 लॉ है। इन 3 रूल्स के बेस पर हम रे डायग्राम बनाएंगे सभी के, और सिर्फ 2 रे ही दिखाएंगे, 3 रे दिखाने की हमें कोई जरूरत नहीं होती। आपकी बुक में एनसीईआरटी में 3 रे। तो अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं सारी की सारी। टू मार्क्स में ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है। अब रे डायग्राम में सबसे पहली पोजीशन कहां पर प्लेस करना है? इनफिनाइट पर। एफ जब भी आप ड्रॉ करोगे ध्यान रखोगे एफ के डबल पर क्या बनाओगे? सी बनाओगे। अगर डबल पे नहीं बनाओगे तो आपके रे डायग्राम सही नहीं आएंगे। अब हमने इनफाइनाइट पर रखी है, तो क्या मैं ऑब्जेक्ट को दिखा सकता हूं? नहीं दिखा सकता। इनफाइनाइट का मतलब हमें पता ही नहीं कहां है, तो हम उसे दिखाएंगे नहीं। अब लॉ ये कहता है, पहला जो हमारा लॉ है, रूल है, वो कहता है कि एक ऐसी लाइट रे चाहिए जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए। तो सपोज वो ऑब्जेक्ट किसके सामने कहीं भी है, वहां से एक ऐसी रे आ रही होगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अगर ऐसे आ रही है तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। अच्छा, और सपोज जब ऑब्जेक्ट यहां कहीं पर भी है तो यहां भी आ सकती है, ये भी पैरेलल हो सकती है। ये भी कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। तो 2 रे चाहिए थी मुझे रिफ्लेक्टेड। एक रिफ्लेक्टेड रे ये है और ये रिफ्लेक्टेड रे ये है, तो डेफिनेटली ये कहां से जाएंगी? फोकस से। इसीलिए जो ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा वो कहां बनेगा? फोकस पर बनेगा। और ये फोकस पे देखोगे तो नीचे की तरफ बन रहा है, इसीलिए इन्वर्टेड एंड रियल। रियल क्यों है? बिकॉज ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये रियल में कट करती। अगर ये रियल में कट ना करती तो वर्चुअल बनता। तो ये रियल में कट कर रही है तो रियल इमेज है, और ऑब्जेक्ट पता नहीं कितना बड़ा है लेकिन बिल्कुल एक ही पॉइंट पर इस तरह से कट हो रही है, तो हमारा जो साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड होकर आ रहा है, या पॉइंट साइज आ रहा है। एक हाथी खड़ा कर दो, चींटी की जैसा नजर आएगा। और इसी का उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस पे चींटी ले आओ तो हाथी जैसा दिखाई देगा। ड्रॉ कर लीजिए। क्या हुआ? 5 बज गया, बच्चे आए नहीं। कल भी 4 बजे, कल भी बहुत कम आए। x equal to 2 the value of polynomial this। जहाँ पर x है वहाँ पर आपको कितना पुट करना है? 2 पुट करना है। Here k is a constant is 15 और इसकी इक्वल किसको कर दो? 15 means put here 2, ये भी x है, इक्वल टू 15। तो सॉल्व करते हैं, निकालो क्वेश्चन 6 एक ऑब्जेक्ट होता है वो दिखाना नहीं होता। हाँ, इनफाइनाइट का मतलब क्या है? पेपर में आपने इसका नंबर काटे, फिर आपने दिखाना है। इनफाइनाइट पर नहीं दिखाना है। कौन सी मैडम ने बोला? हाँ, कोई बड़ी सी रे ऐसे चाहे सीधी बना ली कहीं ले जाके ऐसे। ऑब्जेक्ट को दिखाना, हाँ, ऑब्जेक्ट प्लेस दिखाना होता है। फिर इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? फिर तो इनफाइनाइट का मतलब हो गया कि देयर इज अ पर्टिकुलर पॉइंट। नहीं, हम रे के ऊपर नहीं बनाते, उसको रैंडमली दूर बनाते हैं, रे से टच नहीं करवाते। सर ऐसा कुछ नहीं होता।
नहीं आप ऐसे बनाओ, ये पूरा सही है, बोर्ड में मार्क्स नहीं कटेगा, आप ऐसे बनाओ, ठीक है। क्योंकि इनफाइनाइट, हम सब इनफाइनाइट की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन ये है कि हम पर्टिकुलर उसको कहीं सपोज नहीं, लेकिन है कहीं। अब जो चीज़ हमें पता नहीं फिक्स है तो उसको बनाने की जरूरत नहीं, आप रे डायग्राम से कितना बनाओ, फुल मार्क्स है। आपकी अपनी स्कूल की टीचर के लिए आप सेटिस्फाई करने के लिए उनके हिसाब से बनाओ, नहीं तो बोर्ड में आप ऐसे बना कराओ, फुल मार्क्स है, कट नहीं होगा एक भी मार्क्स। अब हमारे पास सेकंड पोजीशन है, कहां पर प्लेस किया है? बियॉन्ड सी। अब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सपोज यहाँ पे है। हमें सिर्फ 2 ही रे लेनी है, 2 से ज्यादा लेनी नहीं है। तो पहले तो हमें यही करा लो, कहां से जाएगी? पैरेलल। पैरेलल इंसिडेंट हुई है तो जाएगी कहां से? फोकस से जाएगी। एक ये मिल रही, दूसरी कौन सी ले लेनी चाहिए? दूसरी यहां से फोकस से ले लो, जा सकती है। आप चाहो तो सी से भी ले सकते हो, है ना, लेकिन मैंने बहुत दूर बनाया, फिर मुझे इसका वो बनाना पड़ेगा, कर्वेचर बढ़ाना पड़ेगा। अल्टीमेटली जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो कैसी हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अब ये दोनों रेज, एक ये वाली रिफ्लेक्ट होकर गई है और एक ये वाली रिफ्लेक्ट होकर गई, कहां पर कट कर रही है? अच्छा, रे डायग्राम बनाते समय आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं तो आप रे डायग्राम ठीक से बना नहीं पाओगे। आपको मालूम होना चाहिए कि बिटवीन यहाँ कट कर रही, तभी आपका सही बनेगा। तो ये कहाँ कट कर रही है? बिटवीन सी एंड एफ। और आप देखोगे तो ये ऑटोमेटिकली साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इसका कैसा नजर आ रहा है? थर्ड वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जब भी आप बनाओगे वही थोड़ा मुश्किल से बनता है। क्या पोजीशन है थर्ड? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अगेन फिर से वही 2 रे हैं आपके पास, यहां से आपने पैरेलल ड्रॉ की, कहां से जाएगी? फोकस से, और फोकस से आपने यहां पर ली, ये कैसी हो जाएगी? पैरेलल। ये ध्यान रखना, इसी को बनाने में प्रॉब्लम आएगी। इक्वल बनना चाहिए, और कहां पर कट होना चाहिए दोनों लाइनें? सी पर। ये गलत है, थोड़ा टाइम तो ये तो गलत है ही, क्या मैंने मेजरमेंट करके बनाया? आप जब मेजरमेंट करोगे सी और एफ का तब पर्टिकुलर आएगा। बेटा 4 बजे जिम लाया था? 4 बजे बोला? 4 ही बजे आते हो आप लोग? लाइट क्यों हुआ है ना पहले से? लाइट ही करा ना 4 से 5। नेक्स्ट पोजीशन क्या है? बिटवीन सी एंड एफ। ये पैरेलल जाएगी कहां से? फोकस से जाएगी, ये फोकस से जाएगी, कैसी हो जाएगी? ये आपकी कट करेगी बियॉन्ड सी, इसके बाहर, ठीक है। बनाते समय देखना, इससे ये ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि लार्जर आता है ना, तो बड़ा आना चाहिए। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि वही वाला आपसे मुश्किल से बनता है। कई बार प्रैक्टिस करोगे तब आएगा वहां पर।
इसके बाद कहां पर प्लेस करेंगे? एफ पर। एफ पर प्लेस किया आपने, पैरेलल गई, फोकस से निकल गई। अब एक बात बताओ, अब दूसरी हम एफ से तो कर नहीं सकते, अभी तक तो बार बार एफ से कर रहे हैं। अब क्या करें? पोल से कर रहे हैं। अब आपको करनी है, नहीं पोल वाली हम लेंगे नहीं, पोल वाली हमने एक भी नहीं करी है, हम केवल 2 बना रहे हैं। अब क्या देखिए इसमें तो बोलते हैं वही वाला कि पोल से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ नहीं, तो पोल वाला बना ही नहीं रहा हूं। मैं 2 ले रहा हूँ। अब इसमें ध्यान रखना, अभी तक तो बार बार हम फोकस से इंसिडेंट करा लेते थे। अब क्या होगा? अब ये ऑब्जेक्ट है, यहां से कोई रे निकल रही है, लेकिन ये जो निकल रही वो इस तरह से निकल रही, जो एकदम कहां पर आ रही हो? सी के स्ट्रेट लाइन में आ रही हो, यानी कि ये यहां से रे इस तरह से जा रही, जिसके ऊपर किसका इफेक्ट होगा? इस सी का। और सी का इफेक्ट होने का मतलब है ये अपने रास्ते पर क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। और जब ये वापस आ रही होगी तो आपको लगेगा यहां पर जाके ये थोड़ी सी फैल सी रही है, लेकिन यहां जाकर एकदम कैसी हो गई है? पैरेलल हो गई है। और पैरेलल हो जाएंगी, इसका मतलब कहां पर जाकर मीट करेंगी? इनफाइनाइट। ये वाला इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका जब आप कहां पर प्लेस करते हो? सी पर, वो इंपॉर्टेंट है, और एक ये इंपॉर्टेंट है, और एक इसके आगे वाला। जब भी एग्जाम में आएंगे यही 3 आएंगे, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट फोकस एंड बिटवीन एफ एंड पी। ये 3 में से रे डायग्राम पहले बात तो डायरेक्टली नहीं पूछते, अगर पूछेंगे तो यही मिल जाएगा। लास्ट पोजीशन क्या है? बिटवीन पी एंड एफ। बिटवीन पी एंड एफ प्लेस कर दो, सपोज यहां पर। फिर से पैरेलल जाएगी, पैरेलल इंसिडेंट होगी तो कहां से जाएगी? फोकस से। अगेन नेक्स्ट जो आपकी यहां से रे आएगी वो कैसे होगी? यहां से सी से। तो इसमें इधर देखो ये फैल गई। अगर हम रियलिटी में देखें तो ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे, एक ये रिफ्लेक्टेड रे है और एक ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये रियलिटी में मिल नहीं रही है, ऐसा लग रहा है तो दूर हो रहा है। और इधर अगर आप ले जाएं इनको वर्चुअली तो ये यहां पर कहीं कट होती नजर आ रही है। तो इन दैट केस ग्रेट लार्जर देन ऑब्जेक्ट बिहाइंड द मिरर। तो आप इन 2 रेस से प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको क्या देखना है? हर एक में पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है, जिसमें आपको सी नजर आता है उसमें पहले सी से आप एक ड्रॉ कर लो, और नहीं तो हर एक में एफ नजर आएगा, एफ में ड्रॉ करो। और जिसमें एफ से आगे निकल जाओ या एफ पर आ जाओ तो किसके स्ट्रेट लाइन में ले लो? सी के स्ट्रेट लाइन में। बस इसी से आप पूरी की पूरी 6 ड्रॉ कर सकते हो। प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह से, जिससे कि जो जहां पोजीशन है वहां बनने लग जाए। कॉन्वेक्स की अब आप लोग करोगे तो उसकी एक ही पोजीशन है। सर ये कॉन्ग्रुएंट 2 है, लेकिन वो एग्जैक्टली एक ही है, क्योंकि वो ऑलवेज स्मॉलर बनेगा, ऑलवेज वर्चुअल बनेगा, ऑलवेज इरेक्ट बनेगा, ऑलवेज फ्रंट ऑफ मिरर। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए बेटा आपको क्या क्या करना होता है? ये दोनों एंगल इक्वल दिए, और क्या इक्वल दिया है? ये 2 साइड्स इक्वल। कौन कौन सी 2 साइड्स? ये PQ का याद है। ठीक है, तीसरा क्या निकालना? ये दोनों इक्वल है। कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको? PQS का PQS। ये और ये। तो इसमें एक P कॉमन हो गया, इसमें दोनों में आ रहा। हाँ, ये दोनों में आ रहा ना, एंगल P दो एंगल P विद कॉमन कॉमन है ना, PQS में भी होगा। थैंक यू।
अब इसके बाद क्या है, कॉन्वेक्स में ऑलवेज कैसा बनेगा, वर्चुअल, डायरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद आपको यूजेज गिवन है जो आपको लर्न करने हैं, मैं यहाँ पर नहीं लिखा रहा हूँ। किसके किसके यूजेस, कॉनकेव मिरर के भी, और अभी तक जो चीजें आपने करी हैं उसमें से लॉज पूछते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रे डायग्राम पूछते हैं, और यूजेज ऑफ मिरर पूछते हैं बोर्ड में, राइट। इसके बाद फिर हमारा एक आता है न्यूमेरिकल पोर्शन। आपको दिया गया है एक मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला के पहले आपको एक रिलेशन बताया गया है, F इक्वल टू R/2, ठीक है, फोकल लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर बाय 2। मिरर फॉर्मूले में आपको बताया गया 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, where u is the distance of object from the mirror and v is the distance of image from the mirror and f is the focal length, right। ये जो मिरर फॉर्मूला है इसमें आपके पास 3 वैल्यूज हैं, अगर 2 मालूम हो तो आप तीसरी निकाल सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर कुछ साइन की बात करेंगे हम, किस तरह के साइन हैं। तो जब कभी भी हम लोग यहाँ पर जाएंगे, आप लोगों ने सबसे पहले वो पढ़े होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपने क्या देखा था, ये सारी कैसी डिस्टेंस होती है, ये सारी, ये सारी, ये सारी। हम जब कभी भी बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, हमेशा लेफ्ट में प्लेस करेंगे। कहाँ प्लेस करेंगे, तो कोई सा भी मिरर हो, चाहे तो कॉनकेव हो और चाहे तो कॉन्वेक्स हो, यू ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव। टेंशन नहीं कि कौन सा मिरर है, यू ऑलवेज निगेटिव होगा। वी आपका जो है, वी में क्या होगा, आपने ये देखा कि जो कॉनकेव मिरर है उसमें 5 टाइम्स इन फ्रंट ऑफ मिरर बनना है, यानी कि रियल। तो इसका मतलब है अगर रियल होगा तो कैसा होगा, क्योंकि रियल में क्या बनना है, और अगर वर्चुअल होगा तो कैसा बनेगा, क्योंकि वर्चुअल में कहां चला गया था, बिहाइंड मिरर चला गया था, उधर की डिस्टेंस कैसी हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अब अगर हम बात करते हैं एफ की, तो आपने ये देखा था सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में किसका था, कॉनकेव का, और राइट में किसका था, कॉन्वेक्स का। इसका मतलब है ये आपका नेगेटिव किसके लिए होगा, कॉनकेव के लिए, एंड पॉजिटिव किसके लिए होगा, याद रहेगा, नेगेटिव कॉनकेव के लिए, पॉजिटिव इसके लिए, और इसके लिए तो V 2 पोजीशन है, और कॉनकेव में ऑलवेज नेगेटिव, कॉनकेव में कैसा रहेगा, नेगेटिव, सॉरी कॉन्वेक्स, ठीक है, बिकॉज इन फ्रंट ऑफ मिरर बनता। तो ये आपकी साइन है, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इन साइन को ध्यान में रखेंगे, ज्यादातर गलती होती है वो यहां पर। दूसरा आपको बताया गया मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब है कि आप जब कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो या तो बड़ा हो जाएगा या छोटा। नॉर्मली हम लोग मैग्निफिकेशन का मतलब समझते हैं बड़ा, लेकिन मैग्निफिकेशन दोनों तरह से भी हो सकता है, बड़े से भी और छोटे से भी। तो जो मैग्निफिकेशन है ये सिंपली एक रेशियो है, किसके किसके बिटवीन में रेशियो है, बिटवीन द साइज ऑफ इमेज विद साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। Magnification is simply the ratio between the size of image with the size of object. ये आपका मैग्निफिकेशन होता है m, और आगे साइंटिस्ट ने ये प्रूफ किया कि जो h' अपॉन h है
दिस इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस बी अपॉन। तो अगर हमें जरूरत पड़े तो ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। अगर हमें मैग्नीफिकेशन निकालना है, इमेज का साइज भी पता है, ऑब्जेक्ट का साइज भी पता है, आप इससे निकाल लो, राइट। अगर हमें कभी कभी साइज नहीं पता होगा तो फैक्टर के फॉर्म में आएगा, तो वो फैक्टर के फॉर्म में आप इससे निकाल दो। पहले एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं रिफ्रैक्शन के पार्ट में। ये आपका जो एक पोर्शन था वो खत्म हो गया। लाइट में पहला कौन सा पोर्शन था? रिफ्लेक्शन। अभी रिफ्लेक्शन में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, क्योंकि रिफ्लेक्शन का पूरा पोर्शन खत्म हो गया। कोई डाउट नहीं? तो हम लोग रिफ्लेक्शन के पोर्शन में से एक एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। निकालो एक्सरसाइज का कोई एक न्यूमेरिकल। बुक ओपन करो जरा। एक्सरसाइज ओपन करो, उसमें मिरर का एक क्वेश्चन देख लो, कोई सा भी मिरर का। रीड करो बेटा, है कोई मिरर का जिसमें सारी चीजें पूछी हो, मैग्निफिकेशन भी, साइज भी पूछा गया हो, नेचर भी पूछा गया हो। एक क्वेश्चन होगा एक क्वेश्चन ऐसा जरूर जिसमें नेचर, साइज, पोजीशन तीनों चीजें पूछी है। जो है वही बोल रहा हूँ। और मिरर का बोलना, लेंस का नहीं। रीड करो बेटा। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror. हमारे पास कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में focal length 15 सेंटीमीटर। हम लोग इरेक्ट इमेज चाहते हैं। जैसे ही कॉनकेव में इरेक्ट वर्ड आया तो आप समझ गए कैसा इमेज बनेगा? इरेक्ट वर्चुअल। ठीक है, इरेक्ट हमारा सिर्फ वर्चुअल बनता है। तो हमें ये बात समझ में आ गई कि वर्चुअल है, यानी कि जो V की पोजीशन है वो पॉजिटिव होगी। इसमें फोकल लेंथ कितनी है इसकी? 15 सेंटीमीटर। कॉनकेव है तो -15 सेंटीमीटर होगा। आगे What should be the range of distance of the object from the mirror? What is तो the क्वेश्चन nature कहाँ of? हुआ है? तो सिंपल ऐसे ही हो गया। नहीं अभी और सिर्फ रेंज पूछिए ना। नहीं अभी नेचर भी पूछा हुआ है, डिस्टेंस ऑफ इमेज भी पूछा हुआ है, ऑब्जेक्ट का भी मतलब। अच्छा राइट। तो आपके पास कॉनकेव है और उसने पूछा है फोकल लेंथ कितना है। तो पहला न्यूमेरिकल नहीं है, पहला आपको ऐसे करना, रेंज कहाँ पर होगी? 0 to 14.9। 0 to 14.9। 14। क्यों? एक सेकंड, आप बताएंगे क्यों 0 to 14.9 क्यों होगी? सब हो रहा है इसमें। तो इससे पता लगता है आपने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। अभी किया, आप बता रहे हो नहीं पता। आप बताओ वाई। इन्होंने आंसर बताया 0 to 14.9। क्यों नहीं पता? अभी तो कराया मैंने, जस्ट अभी कराया। आप सबका ध्यान कहाँ है भाई? सिंपल बात देखो उसने क्या, हाँ आप बताओ। क्योंकि इरेक्ट इमेज तभी बनती है जब ऑब्जेक्ट F और P के बीच में यस, अभी करा बेटा, अभी जस्ट आपको बनाना है इरेक्ट। और आपको पता है इरेक्ट इमेज तभी बनता है जब ऑब्जेक्ट को हम कहाँ प्लेस करेंगे? फोकस और बिटवीन पोल एंड फोकस। तो फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर मैं 15 पर चला जाऊंगा तब तो इनफाइनाइट पे चला जाएगा। सिंपल। तो पहला क्वेश्चन तो सिर्फ आपको कोई इसमें न्यूमेरिकल नहीं, सिंपल क्या लिखना है? इट मस्ट बी प्लेस्ड बिटवीन 0 to 14.9 सेंटीमीटर, बिकॉज इफ वी प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर एट फोकस तो कहाँ चला जाएगा? रियल। यानी कि फिर हमारे सारे इमेजेस कैसे आएंगे? रियल आएंगे। हमें कैसा करना था? फिर आगे दो बच्चे आज नहीं है, हर्षिता छुट्टी पे है, मनन को फ्रैक्चर हो गया है, तो वो 5-7 दिन नहीं आएगा, तो उसकी ऑनलाइन हम अरेंज कर देंगे। और ये रिकॉर्ड हो रहा था, उसको मैं भेज दूँगा। हाँ ये वाली सेंड कर देना।
और आप सब भाई थोड़ा सा फोकस करके पढ़ो। अगर एक बच्चा क्लास में आंसर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, है ना। पूरे फोकस के साथ करो, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो नुकसान और ये तो नहीं है अभी आपका है। अभी करंट का है। 14.9 हाँ देखो अभी इसको समझ नहीं आया। देखो बेटा अभी अभी आपने देखा था कि आपके पास जो इरेक्ट इमेज होता है बिहाइंड द मिरर बनता है, और वो तभी बनता है जब हम F और P के बिटवीन में प्लेस करते हैं, ठीक है। F जो हमारी है कितने सेंटीमीटर पर है, 15 सेंटीमीटर पर। अगर मैं F पर रख दूंगा यानी कि 15 पे रख दूंगा तो इमेज कहाँ जाएगा, इन फ्रंट हो जाएगा, इन फ्रंट हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो रियल, अब इसके F से लेके पीछे तो सारा रियल है ना, तो F से आगे जाना पड़ेगा। तो 15 सेंटीमीटर है तो आपको क्या 0 से लेके 14.9 तक की जरूरत पड़ेगी। नॉट क्लियर आपको। अब दूसरी और क्या पूछा है, नेचर। नेचर आपको पता है कि ऑलवेज अगर आपके पास कौन सा है, कॉनकेव, तो ये इरेक्ट भी दे सकता है। अब पोजीशन कितनी है, पोजीशन नहीं की मैंने। तो फिर नेचर उसमें पूछे ना जब तो कुछ देगा। नहीं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल। तो फिर ठीक है, इरेक्ट क्या भी बच्चों जब भी बनता है तो कैसा बनता है, इरेक्ट जब भी बनेगा बच्चों। वैसे तो नेचर दोनों होते हैं, इरेक्ट एंड वर्चुअल, और जब उसने ये इरेक्ट बोल रखा है तो इसका मतलब नेचर क्या है, वर्चुअल। मतलब या तो नेचर रियल होता है या वर्चुअल, तो हो गया वर्चुअल। फिर आगे Is the image larger or smaller than? आप पूछा है कि लार्जर होगा, तो आपको पता है कि जब कभी भी बिहाइंड मिरर बनता है तो कैसा होता है, लार्जर होता है। और Draw ray diagram to show the image. अब रे डायग्राम तो आपको करना आता ही है कि आप इसको बिटवीन यहाँ रखो और बिटवीन यहाँ रख के रे डायग्राम ड्रॉ। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। डायरेक्टली नहीं पूछ रहा है, डायरेक्टली नहीं कह रहा कि आप बिटवीन पी एंड एफ कर दो, ऐसे रे डायग्राम पूछ रहा है। तो आपको इतनी डिस्टेंस पे रख के रे डायग्राम ये बना लेना घर पे मेजरमेंट के साथ। चलो बाकी के न्यूमेरिकल हम बाद में करेंगे। आगे का पोर्शन करते हैं रिफ्रैक्शन। थके तो नहीं हो, आधे घंटे में हो जाएगा, क्योंकि इसका एक जो पोर्शन है वो अगर आपने रिफ्लेक्शन सही समझ लिया है तो सेम जो है लेंस में हो जाती है, रिफ्लेक्शन सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो वो सारा हमारा टाइम बच जाएगा। अब आपके पास है रिफ्रैक्शन। अभी तक हमने क्या देखा कि भाई लाइट इंसिडेंट होती है स्मूथ सरफेस पे और रिटर्न बैक हो जाती है डेफिनेट डायरेक्शन में, रिफ्लेक्शन। फिर साइंटिस्ट लोगों ने और पता ये लगाया कि जो लाइट रेज है ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कभी भी ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं जाती, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती। लेकिन एक शर्त लगाई, इन अ होमोजेनियस मीडियम, एक जैसा मीडियम हो, होमोजेनियस मीडियम हो, यानी कि मीडियम के सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी एक हो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं। बट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन होमोजेनियस मीडियम टू अदर होमोजेनियस मीडियम, कोई एक मीडियम से मीडियम अगर चेंज हो रहा हो, सपोज यहां तक मीडियम 1 है और यहां तक इसके बाद यानी कि बॉर्डर लाइन है, इसके बाद मीडियम चेंज हो जाएगा। तो अगर यहां पर कोई रे ऐसे आ रही होगी, अभी तक सीधी चल रही थी, एक मीडियम था, जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो ये जो इसका स्ट्रेट वे था अब ये इधर भटक जाएगी, अब ये इधर ही जाएगी। जैसे हम लोग बहुत भटकते थे अपने टाइम पर, हम लोगों के टाइम पर भटकाव की सबसे बड़ी चीज़ थी मूवी। हम लोगों के टाइम पर मूवी देखना एक बहुत बड़ी बात होती थी। 88-89 की बात बता रहा हूँ। तो हम लोग जाते थे स्कूल, रात में रास्ते में पड़ता था मूवी हॉल, तो हम लोग डाइवर्ट होके कहाँ चले जाते थे, या फिर ग्रीन पार्क स्टेडियम जो आप लोग देखते हो क्रिकेट जहाँ पर होता है कानपुर का, उसी के पास स्कूल था, उसके ग्रीन पार्क स्टेडियम में चले जाते थे, वहाँ खेलते थे, यही करते थे हम लोग।
तो इसी तरह से लाइट रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइंस इन a homogeneous medium, but when it enters from one medium to another it diverted from its original path, अपने ओरिजिनल पाथ से भटक जाएगी। अब चाहे इधर भटके और चाहे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन डाइवर्ट जरूर हो जाएगी। इस पर्टिकुलर फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, लिख लो, लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन in a homogeneous medium, but always travel in straight line in a homogeneous medium, but when it enters one medium to another medium it diverted from its original path. This phenomenon of light is known as it deflected या diverted from its original path। दोनों वर्ड लिख सकते हो, diverted या deflected, दोनों सुनिए। From its original path, this phenomenon of light is called refraction of light। रिफ्रैक्शन समझ आया? बड़ा सिंपल सी बात है कि जो लाइट रे है वो अपने रास्ते से अगर भटक जाए, अपना जो पाथ है उस पाथ से डाइवर्ट हो जाए, तो वो हमारा रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक है, वापस नहीं आएगा, मीडियम चेंज हुआ है ना, कोई सरफेस नहीं था जहां से टकरा कर आ जाए। तो अब ये जो डाइवर्जन हुआ, अब हम ये देखेंगे कि ये इधर या इधर कैसे हो सकता है। तो इसमें भी हम थोड़ा सा और अंदर जाएंगे। तो इन मीडियम्स को कंपैरेटिवली बताएंगे कि कैसे मीडियम। तो जो दो मीडियम है उन दो मीडियम को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, रेयर मीडियम और डेंस मीडियम। ठीक है, रेयर का मतलब आप समझ लो दूर दूर, डेंस का मतलब समझ लो पास पास। अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें मैटर की, तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो आप ऐसे समझ लो, अगर आप लिक्विड को सॉलिड से कंपेयर करोगे तो कौन रेयर होगा, लिक्विड। सॉलिड हो जाएगा डेंस, इस तरह से। तो सपोज आपके पास ये एक बॉर्डर है, यहाँ मीडियम 1 है और यहाँ मीडियम 2 है। यहाँ से एक रे इंसिडेंट होती है ऐसे, जिसको हम लोग इंसिडेंट रो बोलेंगे। यहाँ पर अगेन पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होगा, यहाँ पे अगेन नॉर्मल होगा। ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है। अब ये जो मीडियम 1 और मीडियम 2 है, अगर मैं कह दूं कि ये रेयर है और ये डेंस है, अगर आपको ये बोल दूं, तो जब ऐसा होगा रेयर से कहां एंटर करेगी, डेंस में। इन दैट केस इसका रास्ता तो ये था, तो अब ये किस तरीके से डाइवर्ट होगी, क्या ये जो नॉर्मल है टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी या अवे नॉर्मल जाएगी। तो जब रेयर से डेंस में आएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, और अगर इसी का अपोजिट डेंस से रेयर में आती तो अवे नॉर्मल। ठीक है, पहले तो आप एक अपना ओरिजिनल बना लोगे, उस ओरिजिनल के कंपेयर में या ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, बेस्ड ऑन डेंस और रेयर। ठीक है, आगे की वोकैबुलरी बिल्कुल सेम होगी, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, बस ये फर्क पड़ जाए, रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहला लॉ बिल्कुल सेम है जो उसमें था, ऑल लाइज इन सेम प्लेस। सेकेंड जो लॉ है वो पूछा जाता है और उसका एक पर्टिकुलर नेम भी है, स्नेल्स लॉ। ठीक है, जो सेकेंड लॉ है उसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि ये जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है,
इसका जो रेशियो है साइन i अपॉन साइन r, दिस विल बी ऑलवेज अ कांस्टेंट। ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब यहां पर i ले लो आप 45, यहां पर i ले लो 40, उसको साइन i अपॉन साइन r की वैल्यू डालकर निकालो, वही निकलेगा। जितनी भी आप वैल्यू निकालते जाओ i और r की, लेकिन उनका जब साइन का रेशियो लोगे तो ऑलवेज क्या आएगा? कांस्टेंट। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ, या ये सेकेंड लॉ है जिसको हम बोलते हैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड रेशियो बिटवीन साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। दिस इज नोन एज स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो दो लॉ है, दोनों लॉ में आपको ये ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर नाम है। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, अब जरा ये देखो, ये जो साइन i अपॉन साइन r है, इसका मतलब कभी भी आप दो मीडियम लोगे, उस मीडियम में, उन दोनों मीडियम के लिए एंगल i और r कुछ भी करो, ये हमेशा कैसा आएगा? सेम आएगा। यानी कि ये ऐसी पर्टिकुलर वेरिएबल है जो कि दो मीडियम के लिए सेम है, एंगल पर डिपेंड नहीं कर रही। हम चाहे इसको चेंज कर दें, इसको चेंज कर दें, इसके करस्पॉन्डिंग ये चेंज होता ही जाएगा, लेकिन वैल्यू हमेशा सेम आएगी। तो ये जो आपके पास पर्टिकुलर वैल्यू थी कांस्टेंट, इस पर्टिकुलर वैल्यू को आगे चलकर एक नाम दिया गया है रिफ्रैक्टिव। और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका? मीडियम तो दो है, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज किसका होगा? सेकेंड मीडियम का, राइट। और किसके रिस्पेक्ट में होगा? फर्स्ट रिस्पेक्ट। यानी कि जब भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे तो आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। यानी कि इसको आप म्यू से शायद रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो म्यू से या एन से, जिससे भी रिप्रेजेंट करना, जब भी ये लिखोगे तो साथ में आप लिखोगे 2 1। 2 1 का मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या लिखोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसका मतलब है अगर मुझे i गिवन हो, r गिवन हो, तो मैं यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 1 कैलकुलेट कर सकता हूं साइन i अपॉन साइन r करके। अगर मुझे पता हो कि मीडियम 1 में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, मीडियम 2 में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, तो मैं मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1 कैलकुलेट कर सकता हूं इस फॉर्मूले से। लेकिन अगर मुझे ये एंगल ना गिवन हो, i और r ना गिवन हो, फिर भी मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, तो क्या करूंगा? तो मैं पीछे जाऊंगा और ये देखूंगा कि ये जो मीडियम चेंज होने पर अपना रास्ता भटक गई थी, क्यों भटक गई थी, रीजन क्या था। तो हमें ये पता लगा कि डिफरेंट मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग होती है, राइट। अगर सारे मीडियम में लाइट सेम स्पीड से चलती होती तो ये होता ही नहीं, रिफ्रैक्शन होता ही नहीं। तो अलग अलग मीडियम में लाइट की जो ट्रेवल करने की स्पीड है वो क्या हो जाती है? अलग अलग। तो एक नया फॉर्मूला बना, यानी कि अगर मैं लिखूं n2, तो क्या लिखूंगा? इन द रिफरेंस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो कैसे लिखूंगा? मुझे क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो ऊपर क्या लिखूंगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो अगर मुझे एंगल नहीं पता हो तो मैं ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे निकाल सकता हूं। ठीक है, जो दो मीडियम है उन दोनों मीडियम में मुझे क्या मालूम होनी चाहिए? स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, मान लो मेरे पास n2 1 है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 है, और मुझे निकालना है n12, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो क्या करूंगा? रेसिप्रोकल। तो इनमें रिलेशन होता है 1 अपॉन, अगर मैं यहां पे कर दूं तो 1 2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब एक और, मान लो कभी इस तरीके की पोजीशन आ जाए
ये सक्सेसिव डेंस हो, यानी कि मीडियम 1, मीडियम 2, मीडियम 3, और ये लगातार डेंस होते जा रहे हैं। मतलब सपोज यहां पर एयर है और यहां पर लिक्विड है, वाटर समझ लो, और यहां पर ग्लास है, 3 हो गए। तो ये सक्सेसिव डेंस है कि नहीं? जब कभी भी सक्सेसिव डेंस हो तो पहला जो निकालोगे यहां पर क्या निकलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है। फिर यहां पर कौन सा निकलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, और फिर यहां पर कौन सा निकलेगा? refractive index of glass with respect to air. एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। इनकी जो वैल्यू है ऑलवेज कैसी आएगी? एक ये फॉर्मूला नोट कर लो। अब ये वाटर, एयर और ये वहां पर चेंज हो सकता है, केरोसिन कुछ भी लिख सकता है, बस आप ये ध्यान रखना सक्सेसिवली कैसे होनी चाहिए? रेयर टू डेंस। इसके ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, बाद में करेंगे न्यूमेरिकल्स, आगे चल लेते हैं। कोई डाउट तो नहीं इसमें? ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन इस पर क्वेश्चन आ जाता है अक्सर। अब आगे हमने क्या देखा भाई? जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन में लाइट रे को वापस नहीं आना है टकराकर, और वापस नहीं आना है तो हमें क्या करना है? मिरर नहीं चाहिए, मिरर में एक तरफ पॉलिश कर देते हैं। अब हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जो वापस ना आए, उसको क्रॉस करके चली जाए, तभी तो रिफ्रैक्शन हुआ ना। तो जब क्रॉस करके जाने की बात आएगी तो हम लेंस लेंगे। लेंस भी हमारे पास वैसे तो कई बन जाएंगे आपस में मिक्स करके, लेकिन हम 2 लेंगे। लेंस भी हम 2 ही लेंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ठीक है, इसकी भी कुछ पर्टिकुलर वोकैबुलरी है। इसका भी जो यहां पर सेंटर पॉइंट होगा उसको हम लोगों ने ऑप्टिक सेंटर, यहां भी होगा, ठीक है। इसको अगर हम ठीक से देखें तो एक तरीके से ये 2 सपोज कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि 2 मिरर ऐसे मिल गए, पॉलिश नहीं है लेकिन कर्व तो दोनों ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इस वाले पोर्शन के लिए देखूंगा तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा और इधर फोकस होगा, और इस वाले के लिए देखूंगा तो इधर सेंटर फोकस होगा और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इसका मतलब देखा जाए तो, और इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखते नहीं हम लोग, इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? 2f लिखते हैं। तो इसका मतलब है कि लेंस में एक फोकस नहीं होंगे, कितने होंगे? 2 फोकस होंगे, जिसको हम फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस भी बोल सकते हैं। इसमें भी 2 होंगे, राइट। ध्यान रखेंगे कॉनकेव का निगेटिव होता था, लेंस में भी कॉनकेव का निगेटिव होगा, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता था, लेंस में भी कॉनकेव का पॉजिटिव होगा, ठीक है। अच्छा, वहां पर आपने देखा था कॉन्वेक्स में एक ही पोजीशन आई थी, और कॉनकेव में कितनी पोजीशन आई थी? 6 पोजीशन। जब मिरर था तो मिरर में कितनी पोजीशन आई थी? 6 आई थी ना। जो हमने डिफरेंट पोजीशन देखी वो कॉन्वेक्स में एक ही है, बना 2 रखी है लेकिन वो पर्टिकुलर एक ही है, और कॉनकेव में 6 थी। यहाँ अपोजिट है, यहाँ पर कॉन्वेक्स में 6 पोजीशन और टोटल वही है, कोई चेंज नहीं है। बस एक फर्क आएगा, जहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था वहां पर कौन आएगा? 2f। तो देखो यहां पर भी पहली पोजीशन कौन सी आएगी? इनफाइनाइट। कहां बनता था? बिल्कुल सेम। कैसा बनता था? कैसा बनता था? और साइज हाईलाइट बिल्कुल सेम बनेगा, कोई भी फर्क नहीं आएगा। यहां भी वही 2 लॉ रहेंगे, पैरेलल लाओ फोकस से ले जाओ, फोकस से लाओ पैरेलल ले आओ, और 2f से ले जाओ वापस वही चली जाए।
कोई चेंज नहीं आएगा। पहली पोजीशन वही आएगी, सेकंड पोजीशन बियॉन्ड 2f कहां बनेगा, बिटवीन बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, स्मॉलर बनेगा। 2f पे रखूंगा कहां बनेगा, 2f पे बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इक्वल बनेगा। कहां पे रखूंगा, बिटवीन 2f एंड f। कहां बनेगा, बियॉन्ड बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, लार्जर बनेगा। कहां पे रखूंगा, f पे। कहां बनेगा, इनफाइनाइट, हाईली लार्ज या लार्जर या एन लार्ज, रियल, इन्वर्टेड। फिर मैं कहां रखूंगा, बिटवीन ऑप्टिक सेंटर एंड f। कहां बनेगा, बिहाइंड मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट, लार्ज। कोई फर्क है? अगर आपने उसको समझ लिया तो इसको समझने में कोई दिक्कत, ठीक है, तो हमारा उतना पोर्शन बच गया। कर लोगे वाला आपने। इसके बाद फार्मूला आ जाएगा लेंस फार्मूला। लेंस और उसमें मिरर में